हेलो एवरीवन, सीटेट के छठी क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, जो कि कम्प्लीटली पेपर 2 पे बेस्ड है, जिसका एग्जाम हमारा 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमको कैसे 60 बाई 60 नंबर स्कोर करना है, इस क्लास को तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग कंप्लीट स्मार्ट तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी डिले के। और आज के क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली मुगल साम्राज्य होने वाला है, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आने वाले एग्जाम्स में प्रबल संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन की सीरीज को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खुजराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा क्या करवाया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है चोल, ऑप्शन नंबर बी कहता है चंदेल, ऑप्शन नंबर सी कहता है पल्लव और ऑप्शन नंबर डी कहता है चालुक्य। तो खुजराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, अच्छा इनकी जो यहाँ पे जो देखिए खुजराहो क्या है, एक शहर भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो इसका जो निर्माण है वो चंदेल के राजाओं के द्वारा किया गया था। और इनकी जो राजधानी थी वो भी आपकी खुजराहो थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर टेम्पल, जिसको हम लोग बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये किस मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है विष्णु, ऑप्शन नंबर बी कहता है शिव, ऑप्शन नंबर सी कहता है ब्रह्मा और ऑप्शन नंबर डी कहता है सूर्य। तो ये जो राजराजेश्वर मंदिर है ये बेसिकली महादेव को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो शिव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी कहता है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी कहता है बलबन। तो देखिए ये जो कुतुब मीनार है, इसके निर्माण का जो काम है वो 1199 में शुरू हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। और स्टार्ट किसने कराया था, तो आपको बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो निर्माण है वो शुरू किया था। ठीक है, इल्तुतमिश की बात करें तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो है वो इसने बनाया था। तो आपको इल्तुतमिश का भी नाम याद रखना है। और जो रिपेयरिंग का काम था, क्या हुआ था कि कुछ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ये जो क्षतिग्रस्त का काम है उसको रिपेयर किसने कराया था, तो आपको उसमें फिरोज शाह तुगलक का नाम ध्यान रखना है। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार से रिलेट करते हैं, तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल नंबर 4 देखेंगे। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल सम्राट ने किया था। फतेहपुर सीकरी शहर, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी कहता है अकबर और ऑप्शन नंबर डी कहता है जहांगीर। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि फतेहपुर शहर की स्थापना अकबर ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल को देखेंगे। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई की पित्रादोरा तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किस इमारत में बड़े पैमाने पर किया गया था। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ताजमहल, ऑप्शन नंबर बी कहता है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी कहता है हुमायूं का मकबरा और ऑप्शन नंबर डी कहता है लाल किला। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध रॉक कट कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने कराया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। रॉक कट कैलाश मंदिर यानी कि पत्थर को, यानी कि जो हमारा रॉक है, पहाड़ है, उसको काट के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कहता है दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी कहता है अमोघ वर्ष और ऑप्शन नंबर डी कहता है गोविंद तृतीय। तो ये जो निर्माण है ये आपका कराया था किसने, तो आप कहेंगे कृष्ण प्रथम है। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। सांची के महान स्तूप, इंपॉर्टेंट सवाल है। सांची के महान स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में शुरू हुआ। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी कहता है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी कहता है कुषाण काल और ऑप्शन नंबर डी कहता है शुंग काल। तो इसका जो राइट आंसर है, इसकी जो सांची का महान स्तूपा है, इसका निर्माण मौर्य काल में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुगल वास्तुकला में चार बाग शैली का स्पष्ट रूप से पहला प्रयोग किस मकबरे में देखने को मिलता है। चार बाग शैली यानी कि बाग को 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया गया और इस शैली का प्रयोग किस रूप से पहली बार किया गया, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर का मकबरा,
ऑप्शन नंबर बी कहता है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं अकबर का मकबरा, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास जहांगीर का मकबरा। तो 4 भाग यानी कि चारों पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पहली बार हमको हुमायूं टॉम्ब जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहां पे इसमें किया गया है। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, गोल गुम्बज जो विश्व के सबसे बड़े गुम्बदों में से एक है, ये कहाँ स्थित है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बीदर, ऑप्शन नंबर बी कहता है गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी कहता है बीजापुर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है अहमदनगर। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है बीजापुर। ठीक है, और बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। देखते ही देखते हम लोग 10वें सवाल पे आ चुके हैं। दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अच्छा, ये दोनों चीजें जो है वो एक ही इंसान ने बनाया है, किसने निर्माण कराया है ये हमसे पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अकबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी कहता है शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी कहता है औरंगजेब। तो देखिए ये मुगल वंश में इसका जो निर्माण है वो किया गया था और ये शाहजहां के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ अगले सवाल की, तो क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मदुरई, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपने पास यहाँ पे तंजावुर, ऑप्शन नंबर सी कहता है महाबलीपुरम, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कांचीपुरम। तो ये मीनाक्षी मंदिर काफी फेमस है और ये कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे मदुरई के अंदर। ठीक है, तो जितने भी आपका क्लास है वो प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के सभी टॉपिक वाइज चीजों को ध्यान में रख के पढ़ के समझ के आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने इन क्लासेस को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एसएसटी के अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। बाकी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। नागड़, द्रविड़ और बेसर ये तीनों क्या है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। भारतीय शास्त्र नृत्य के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे प्राचीन भारत की लिपियां, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे प्राचीन भारत के संगीत वाद्य यंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है? वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अच्छा ये जो हमारा सन टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा का, अच्छा इसमें यही पूछा गया था किस राज्य में स्थित है। तो अब तो ये आपको पता चल चुका है कि उड़ीसा राज्य में हमको कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। और सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, या फिर सूर्य मंदिर को और हम किस नाम से जान सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कई तरह से हो सकते हैं, तो आपको एक एक चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो कोणार्क फिर आपको बताना होगा। अगला सवाल देखेंगे, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों जिसको हम लोग एकाशम मंदिर भी कहते हैं, इनका निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है चोल, ऑप्शन नंबर बी कहता है पल्लव, ऑप्शन नंबर सी कहता है चेर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। चलिए अपने चलते हैं 15वें नंबर सवाल को देखते हैं। बुलंद दरवाजा जो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आगरा फोर्ट, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पुरानी दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाहौर। तो ये जो बुलंद दरवाजा है ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला, खासकर द्रविड़ शैली की यहाँ पे बात हो रही है, इसमें विमान का क्या मतलब है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है देवी देवताओं का रथ, ऑप्शन नंबर बी कहता है गर्भगृह के ऊपर बनी सीढ़ीदार मीनार जैसी संरचना, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होगा उसकी, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे पुजारियों का निवास स्थान।
तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका गर्भगृह के ऊपर बनी सीढ़ीदार मीनार जैसी संरचना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेंगे अपने स्क्रीन पे। अलाई दरवाजा जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये किसने बनाया था? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ये जो अलाई का दरवाजा है ये हमको पूछा गया है, ठीक है। और एक और देखिए, यहाँ सवाल में ही सवाल है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अलाई जो दरवाजा है वो किस मस्जिद का प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रमुख द्वार है। इसको बनाया किसने है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी कहता है इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका जलालुद्दीन खिलजी। तो निर्माण इसका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। हम्पी के शानदार खंडर किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी कहता है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी कहता है राष्ट्रकूट साम्राज्य और ऑप्शन नंबर डी कहता है मराठा साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है हम्पी विजयनगर साम्राज्य से रिलेट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने इस शहर को बसाया था। अगला सवाल देखेंगे। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कहता है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी कहता है कर्नाटका। तो ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, आज का 20वां सवाल देखेंगे। प्राचीन बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का मुख्य उपयोग क्या था? तो चैत्य का हमको उपयोग पूछा गया है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, जिसको हम लोग विहार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रार्थना या फिर पूजा हॉल को हम लोग चैत्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोलता है अन्न भंडार और ऑप्शन नंबर डी कहता है मुख्य प्रवेश द्वार। तो ये जो चैत्य है इसका मतलब है प्रार्थना या फिर पूजा हॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आज के 21वें नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और यहीं से बेसिकली आपका जो मुगल साम्राज्य है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पूछा गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, ये पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी कहता है बाबर। ऑप्शन नंबर सी कहता है अकबर और ऑप्शन नंबर डी कहता है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी तो भाई सूरी वंश से बिलोंग करते थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फाउंडर कौन है? तो आप कहेंगे बाबर, ठीक है। लोदी वंश के साथ इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था भारत के अंदर, ठीक है। तो बाबर जो है इसने 1526 से लेके 1530 तक 4 साल शासन किया, जिसमें इसने 4 प्रमुख युद्ध भी लड़े। इस चीज की भी चर्चा हम लोग आज इस क्लास में कर लेंगे। हुमायूं की बात करूं तो ये आपका 1530 से लेके 40 तक शासन में रहा। उसके बाद इसको भगा दिया गया तो ये दूसरे देश में रहा। उसके बाद फिर ये वापस आया और 1555 से लेके 1556 में क्या किया इसने 2 साल लगभग शासन किया। 1556 में इसकी डेथ हो गई। उसके बाद हुमायूं का जो बेटा है, पहले नंबर पे हमारा बाबर है, दूसरे पे हुमायूं था, तीसरे नंबर पे हुमायूं का बेटा अकबर आएगा, ठीक है। अकबर ने कब से कब तक शासन किया? तो आप कहेंगे 1556 से लेके 1605 तक इसने जो है वो शासन किया। चौथे नंबर पे जहांगीर का नाम आता है, जो कि अकबर का बेटा है। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? आप कहेंगे 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर ने शासन किया। जहांगीर का बेटा शाहजहां आएगा और शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया? तो शाहजहां का जो शासन काल था वो 1605 से लेके 1600 आपका जो है 1627 से लेके 5 से लेके नहीं 27 से लेके 1658 तक इसका शासन किया। और अंतिम जो मजबूत, हालांकि इसके बाद भी मुगल वंश की चर्चा होती है जिसमें हम लोग उत्तर मुगल कार्य को चर्चा में लाते हैं। लास्ट जो इसका बेटा था औरंगजेब शाहजहां का,
उसका नाम औरंगजेब था और यह अंतिम शक्तिशाली जो है वो मुगल शासक था। तो औरंगजेब जो है इसने शासन किया था 1658 से लेके 1707 तक और 1707 में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये मुगल वंश का कार्यकाल है, किस किसने मेजरली शासन किया है। अच्छा देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन। तो पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, इसी युद्ध की वजह से 1526 में ये हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, हरियाणा राज्य में ये जगह स्थित है, किन के बीच में लड़ा गया ये पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी कहता है अकबर और हेमू और ऑप्शन नंबर डी कहता है हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच तो हमारा क्या हुआ था, तो आप कहेंगे पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हम लोग इसकी। तो अगले सवाल को देखेंगे, मुगल दरबार की प्रमुख प्रशासनिक भाषा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज क्या थी। प्रशासनिक भाषा क्या होता है, जो कोर्ट वगैरह में मतलब जो उनकी कचहरी लगती थी या जो दरबार लगता था उसमें कौन सी भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे। तो ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अरबी, ऑप्शन नंबर बी कहता है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी कहता है फारसी और ऑप्शन नंबर डी कहता है उर्दू। तो ये जो है बेसिकली आपका ये फारसी भाषा जो है वो उसकी प्रशासनिक भाषा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, चौसा जो कि 1539 में हुआ था, चौसा का युद्ध, और जो कन्नौज का युद्ध था वो 1540 में हुआ था। इसके युद्ध में हुमायूं को किसने डिफीट कर दिया था। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी कहता है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है शेरशाह सूरी और ऑप्शन नंबर डी कहता है बहादुर शाह। तो यहाँ देखिए हुमायूं जो है बेचारा हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक इसने क्या किया था, शासन किया था, जिसमें 39 में इसने चौसा का युद्ध किया और 40 में इसने कन्नौज, जिसको हम लोग बिलग्रिम भी कहते हैं, ये युद्ध किया। तो 1540 में जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो इसको निर्वासित कर दिया गया, दूसरे देश भेज दिया गया, बाहर भेज दिया गया, ये भाग गया था। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अकबर ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का सेकेंड वॉर होता है, ये किसके किसके बीच में होता है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हेमू विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपने पास महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है दौलत खान लोधी और ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर सूरी। तो ये जो वॉर है पानीपत का सेकेंड वॉर, ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, ध्यान रखना है। देखते ही देखते आज के हमने 25वां सवाल जो है वो कंप्लीट कर लिए। ये जो क्लास है ये केवल एक ही मोटिव से तैयार किया गया है, आपको कम टाइम में अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए ताकि आपका जो एग्जाम है सितंबर में सीटेट का उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। 60/60 स्कोर करने में काफी हेल्पफुल होगी। तो इस क्लास को अगर आप कंप्लीटली देखते हैं तो यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कम से कम सीटेट के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 ऑन द स्क्रीन, मनसबदारी प्रथा, काफी इंपॉर्टेंट शब्दावली है ये। इस प्रथा की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है अकबर, ऑप्शन नंबर सी कहता है जहांगीर, जबकि ऑप्शन नंबर डी कहता है औरंगजेब। तो ये जो मनसबदारी प्रथा है इसकी शुरुआत अकबर ने किया था। ठीक है, जो हालांकि बाबर जो है वो मुगल वंश के संस्थापक हैं, लेकिन कई सारे अच्छे कार्य अकबर ने किया है, इसलिए अकबर को कभी कभार हम लोग वास्तविक संस्थापक भी कह देते हैं मुगल वंश का। अच्छा, अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था में जात से क्या निर्धारित होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास सेना की संख्या, ऑप्शन नंबर बी कहता है पद और वेतन, ऑप्शन नंबर सी कहता है घोड़ों की संख्या और ऑप्शन नंबर डी कहता है जागीर का आकार। तो जात का मतलब यहाँ पे होता है पद और वेतन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, मुगल काल में राजस्व प्राप्ति के लिए जब्त प्रणाली किसने विकसित किया था।
ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो कह रहा है राजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर सी है टोडरमल और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे बीरबल। तो ये सारा पैसा का जो काम है, जितना भी फाइनेंस का काम है वो सब टोडरमल देखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे। सुलह ए कुल, जिसको हम लोग सार्वभौमिक शांति भी कह देते हैं, ये नीति किसने अपनाई थी, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी कहता है अकबर। ऑप्शन नंबर सी कहता है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी कहता है औरंगजेब। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अकबरनामा और आईने अकबरी, इसकी रचना किसने की थी? ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये दोनों जो है वो ऑटोबायोग्राफी थी, बायोग्राफी थी, जीवनी थी। इसकी रचना किसने की थी ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए कहेंगे फैजी। ऑप्शन नंबर बी है बदायूनी। ऑप्शन नंबर सी है अबुल फजल और ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसकी जो रचना है वो आपका किया था अबुल फजल ने। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये अकबर से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे। मुगल काल में जागीर किसको कहा जाता था? ठीक है। तो बिना देरी किए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका जमींदारों की निजी संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी कहता है मनसबदार को वेतन के रूप में मिलने वाला राजस्व क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी कहता है धार्मिक कार्यों के लिए दान दी गई भूमि और ऑप्शन नंबर डी कहता है सम्राट की व्यक्तिगत भूमि। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपको होने वाला है मनसबदारों को वेतन के रूप में मिलने वाला जो राजस्व क्षेत्र है उसको हम लोग जागीर कहते हैं। अगला सवाल अपने स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना है। हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिसमें मैं कह देती हूँ स्टार मार्क कर लीजिए, इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो पूछा गया है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? तो आपको ये तो पता चल गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आप कहेंगे 1576 में हुआ था। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है, किनके बीच हुआ था। इसके लिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका अकबर और महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर बी कहता है बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर और आपका अमर सिंह और ऑप्शन नंबर डी कहता है औरंगजेब और शिवाजी। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की और फिर इसको अपनी राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी इंपॉर्टेंट जगह है, किसने स्थापना किया था ये पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर। ऑप्शन नंबर बी कहता है हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी कहता है अकबर और ऑप्शन नंबर डी कहता है शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो अकबर ने किया था और फिर इसको अपनी कैपिटल बना लिया गया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला यानी कि पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी कहता है अकबर। ऑप्शन नंबर सी कहता है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी कहता है शाहजहां। ठीक है। तो चित्रकला का जो युग है, स्वर्ण युग है, वो हम जहांगीर के कार्य को कहते हैं। ठीक है। और इमारतें जो हैं, हिस्टोरिकल इमारतें बनना, वो शाहजहां के कार्यकाल में कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे। मेहरुनिसा, जिसको हम लोग नूर जहां भी कह देते हैं, कि किस मुगल सम्राट की पत्नी थी ये पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास अकबर। ऑप्शन नंबर बी कहता है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी कहता है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी कहता है औरंगजेब। तो ये जो नूर जहां है ये जहांगीर की पत्नी थी। तो आपको ऐसे याद रखना है जहां और जहांगीर। ठीक है। जहां और जहांगीर। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। दीन इलाही, इस नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ऑप्शंस चलिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर। ऑप्शन नंबर बी कहेगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो ये जो नया धर्म है दीन इलाही, इसको अकबर ने शुरू किया था। ठीक है। आज के 37वें नंबर का जो हमारा सवाल है ये आ चुका है। ठीक है। मुगल काल में वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर यानी कि नई नई बिल्डिंग्स बनाना, इस सवाल की चर्चा हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया है, अपने चरम पर किस शासक के समय पर थी? यानी कि वास्तुकला जो है टॉप पर किस शासक काल में थी ये हमसे पूछ लिया गया है। तो
तो ऑप्शन नंबर ए कहेंगे अकबर, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो ये जो हमारा आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है, ये शाहजहां के कार्यकाल में टॉप पर था और शाहजहां ने कई सारी जो है वो इमारतें बनाई थी, जिसमें हम लोग अभी तक ताजमहल जो है, जिसको हम लोग 7वां अजूबा कहते हैं, उसमें शामिल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अकबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी कहता है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी कहता है औरंगजेब। तो ये जो दोनों जगह है, ये पुरानी दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण हम सभी जानते हैं, वास्तुकला के लिए कौन फेमस हुए थे? आप कहेंगे शाहजहां ने कराया था। ठीक है, 39 नंबर का हम लोग सवाल देखेंगे, किस मुगल शासक ने आलमगीर, और आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता, यानी कि वर्ल्ड को जीत लिया, इसकी उपाधि धारण की थी। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी कहता है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी कहता है औरंगजेब। तो ये जो विश्व विजेता की जो उपाधि है, ये धारण कर लिया था किसने? तो आप कहेंगे औरंगजेब ने। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मुगल साम्राज्य में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सभी ग्राम के प्रधानों के लिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है बड़े सरदारों के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है सभी मध्यस्थों के लिए। ठीक है, यानी कि ग्राम के प्रधान से लेकर जितने भी शक्तिशाली पावरफुल सरदार हैं सबके लिए, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सीधे किसानों के लिए। तो जमींदार किसके लिए था? जितने भी ग्राम प्रधान से लेकर जितने भी शक्तिशाली सरदार थे, उन सभी के लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो देखते ही देखते हमने 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए और चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सीटेट एसएसटी पेपर 2 के अंदर अच्छा स्कोर करना है, तो इस क्लास को बस चुपचाप कंप्लीटली देखते रहना है और जो क्वेश्चन नहीं आता, जो पॉइंट नहीं आता, एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, उसको पेन डाउन कर लीजिए, उसको एक बार रिवाइज करिए, बस हो गया। इतना करने से आप कंप्लीट एनसीईआरटी आपका रिवाइज हो जाना है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करना कि कैसे हमारा सीटेट क्लियर होगा। हालांकि पेपर का लेवल अब टफ हो गया है, लेकिन सही तरीके से तैयारी करने से कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, 41वें नंबर का सवाल देखेंगे, किस मुगल शासक ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था? ठीक है, फिर से लागू कर दिया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो ये जो आपका जजिया कर है, इसको पुनः लागू कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मुगल प्रशासक में बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? बख्शी, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है न्याय करना, ऑप्शन नंबर बी कहता है सेना का वेतन और सैन्य प्रबंध देखना, ऑप्शन नंबर सी कहता है धार्मिक दान का हिसाब रखना और ऑप्शन नंबर डी कहता है गुप्तचर विभाग संभालना। तो ये जो आपका बख्शी शब्द है, इसका प्रयोग किया जाता था सेना का वेतन और सैन्य प्रबंध देखने के लिए। अगला सवाल देखेंगे, मुगल प्रशासन में सद्र कौन होता था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे सैनिक कमांडर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पुलिस प्रमुख और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नगर का प्रशासक। तो सद्र कौन होता था? तो भैया आप कहेंगे धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मुगलों ने अपने शासन में उत्तराधिकार की कौन सी परंपरा अपनाई थी? अगला सवाल देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है ज्येष्ठाधिकार, यानी कि बड़े पुत्र को गद्दी दे दो, ऑप्शन नंबर बी कहता है सहदायत, यानी कि साम्राज्यों का सभी पुत्रों में विभाजन कर दो, ऑप्शन नंबर सी कहता है चुनाव द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कहता है सेना द्वारा। ठीक है, तो इसमें मुगल वंश में क्या परंपरा थी कि जितने भी बेटे हैं, जितने भी पुत्र हैं, सभी में जो है साम्राज्य को डिवाइड कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही तरीका है। हालांकि ये सही तरीका नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जो साम्राज्य है वो बिखर जाता है, लेकिन मुगलों ने यही परंपरा जो है वो अपनाई थी। अगला सवाल देखेंगे,
अपनी आत्मकथा। आत्मकथा क्या होता है? जो हम खुद से लिखते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था तुजुन-ए बाबरी, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बाबरनामा भी कह देते हैं। ये बाबर ने किस भाषा में लिखी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है फारसी, ऑप्शन नंबर बी कहता है अरबी, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे तुर्की, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उर्दू। तो कौन सी भाषा थी? तो आप देखेंगे तो से तुजुन-ए बाबरी, और तो से क्या है? तो आप कहेंगे तुर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑन द स्क्रीन। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके खिलाफ लड़ा था, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास राणा सांगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी है मेदिनी राय, और ऑप्शन नंबर डी है महमूद लोदी। ठीक है, तो खानवा का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में था? तो आप कहेंगे यही पूछा गया है, 1527 में हुआ था। एक तरफ बाबर था और दूसरे तरफ कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो दूसरी तरफ राणा सांगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर ने कौन सा युद्ध किया था? तो आप कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। ठीक है, अगला देखेंगे अगर हम लोग तो 1528 में मेदिनी राय के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप कहेंगे चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 1539 की, तो 1529 की, तो 1529 में हमारा घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच। ये जो महमूद लोदी है ये अफगान का शासक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 इंपॉर्टेंट युद्ध है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 1527 में यहाँ पे आपका खानवा का युद्ध होता है, 28 में चंदेरी का युद्ध, और 29 में आपका घाघरा का युद्ध होता है। किसके साथ होता है वो भी बता दिया, और बाबर ने 4 युद्ध जो है वो जीत लिया था। अगला सवाल देखेंगे, मुगल शासकों का सही कालक्रम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर सवालों में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद अकबर। नहीं, वही गलत है ये। सबसे पहले बाबर आया था, बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर है, अकबर का बेटा जहांगीर है, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब है। तो भाई यही सही क्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, इबादत खाना जहां पर अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा करता था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आगरा, ऑप्शन नंबर बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कहता है फतेहपुर सीकरी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है लाहौर। तो आपका जो इबादत खाना है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भाई इबादत खाना आपका यहाँ पे कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे ये आगरा के अंदर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इसमें पूछ लिया गया है हमसे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फौजदार मुगल काल में कौन होते थे? ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है सैन्य कमांडर, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे नगर के पुलिस अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे राजस्व अधिकारी, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये जो हमारा फौजदार है ये कौन लोग थे? तो ये वो लोग थे जो कि नगर के पुलिस अधिकारी, जिसको हम लोग कोतवाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा, एक ये भी था कि ये लोग जो थे वो ये भी करते थे कि जो भी प्रशासनिक कार्य थे वो भी करते थे, और साथ के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन और अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1700, ऑप्शन नंबर बी कहेगा यहाँ पे 1705, ऑप्शन नंबर सी कहेगा 1707, और ऑप्शन नंबर डी कहेगा 1712। तो अंतिम जो मुगल सम्राट थे जो शक्तिशाली थे वो औरंगजेब थे, और इन्होंने 1658 से लेके 1760 तक शासन किया। 1707 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो
आज की क्लास में हमने मुगल वंश को कम्प्लीटली कवर किया और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है ये सीटेट के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर भी। तो ये सीटेट का हमारा छठा क्लास था। 5 क्लासेस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और एक मैराथन को भी हमने कंप्लीट जो है वो कर लिया है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो कराए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी मैराथन क्लास जाके नहीं देखी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसका जरूर जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। तो इसी के साथ वीडियो को यही एंड करेंगे। बाकी आपके मन में कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।